हाँ, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे यानी कि थिंकिंग यानी कि चिंतन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्मृति के बारे में यानी कि मेमोरी क्या होता है। तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट है स्मृति का अर्थ। यानी कि स्मृति का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ मेमोरी। मीनिंग ऑफ मेमोरी, इसके बारे में देखते हैं। यानी कि मीनिंग ऑफ मेमोरी क्या होता है। तो स्मृति क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका आधार अर्जित अनुभव होता है। और स्मृति वह शक्ति है जो मनुष्यों को सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यानी कि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सभी प्राणियों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। यूं तो स्मृति सभी प्राणियों में पाई जाती है, लेकिन ये क्षमता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? यह क्षमता सबसे अधिक मनुष्यों में ही पाई जाती है। यही कारण है कि मनुष्य को सृष्टि का सिरमौर या क्रोन ऑफ क्रिएशन कहा गया है। यानी कि इस मेमोरी के कारण ही, यानी कि इस स्मृति के कारण ही मनुष्य को सृष्टि का सिरमौर कहा गया है। और मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 3 तत्व बताए हैं। तो वह 3 तत्व कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है संकेतन, दूसरा है संचय, और तीसरा है पुनः प्राप्ति। तीसरा है पुनः प्राप्ति। तो संकेतन क्या होता है? हम संकेतन के बारे में देखते हैं। यानी कि संकेतन क्या होता है? तो संकेतन में किसी सूचना का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है, जिसे स्मृति चिन्ह कहते हैं। यानी जो संकेतन क्या होता है? यह संकेतन हमारे तंत्रिका तंत्र में ग्रहण हो जाता है, जिसे हम स्मृति चिन्ह कहते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा क्या है? संचय। यानी कि संचय क्या होता है? तो संचय में व्यक्ति द्वारा सांकेतिक सूचनाओं को कुछ काल के लिए क्या किया जाता है? संचित कर लिया जाता है। यानी कि संचय में व्यक्ति द्वारा जो सांकेतिक सूचनाएं होती है, उन सांकेतिक सूचनाओं को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा है पुनः प्राप्ति। यानी कि पुनः प्राप्ति में क्या होता है? तो पुनः प्राप्ति में संचित कर रखे गए सांकेतिक सूचनाओं का प्रत्यावहन यानी कि रिकॉल कर उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार अनुभवों को अचेतन एवं अर्धचेतन में संचित रखने और चेतन मन में लाकर उपयोग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ये तो था स्मृति के अर्थ। अब चलते हैं इसकी परिभाषा, यानी कि स्मृति की परिभाषा क्या होती है। स्मृति की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार
वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ कहते हैं कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जो बात सीखी जा चुकी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। जो बात पहले से सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। ये है, वुडवर्ड कहते हैं कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे हम क्या कहते हैं, स्मरण रखना ही स्मृति कहते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, एक और डिफिनीशन देखते हैं स्टाउट के अनुसार। स्टाउट कहते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्टाउट कहते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इसके बाद एक और देख लेते हैं डिफिनीशन रायबर्न के अनुसार। रायबर्न के अनुसार रायबर्न कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित करने और अपने अनुभवों को संचित करने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात चेतन के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति ही स्मृति कहलाती है। ये परिभाषा है रायबर्न का। रायबर्न कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित करने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतन के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति क्या होती है, स्मृति कहलाती है। तो ये तो था डिफिनीशन। अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो कुछ हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। इनकमिंग इंफॉर्मेशन,
सेंसरी नर्व, उसके बाद सेंसरी मेमोरी। सेंसरी स्टोरेज, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं ज्ञानात्मक संचयिका। ज्ञानात्मक संचयिका के बाद होता है प्रीलिमिनरी स्टोरेज। प्रीलिमिनरी स्टोरेज, ऐसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक छटनी। इसके बाद होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि लेस देन 30 सेकेंड। बस तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, चलिए इसको बता देंगे, फिर नीचे भी लिख दे, नीचे भी आप लोगों को दिखा देंगे। इसके बाद होता है रिहर्सल एंड कोडिंग। रिहर्सल कोडिंग, इसके बाद होता है लैक ऑफ रिहर्सल एंड कोडिंग। लैक ऑफ रिहर्सल कोडिंग, फिर इसके बाद होता है फॉरगेटिंग। और इसके बाद होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके बाद होता है रिट्राइवल। चलिए इसको देखते हैं।
इसको हम देखते हैं कि अगर स्मृति को समझना है, इस हम फिगर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब कोई सूचना या उद्दीपक यानी कि इनकमिंग इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि जब कोई हमारे सामने इनकमिंग इंफॉर्मेशन होता है या सूचना या उद्दीपक होता है, तो हमसे उसका सामना होता है। वह हमारे ज्ञानात्मक हेतु सेंसरी नर्व में जाता है और सेंसरी नर्व में पहुंचता है, जहां वह ज्ञान के केंद्र सेंसरी मेमोरी में पहुंचता है। और इस सेंसरी मेमोरी में यह मात्र 1 सेकेंड तक ही रहता है। सेंसरी मेमोरी में यह कितना रहता है, 1 सेकेंड तक ही यह रहता है। और उसके बाद सेंसरी मेमोरी के बाद वह कहाँ चला जाता है, फिर सेंसरी स्टोरेज यानी कि ज्ञानात्मक संचयिका में चला आता है। तो ज्ञानात्मक संचयिका में पहुंच जाता है। तो अगर इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो जैसे यदि हम घर से निकलते हैं, सड़क पर अगर चलते हैं, प्रतिदिन हम सड़क पर चलते हैं, तो सैकड़ों लोग हमें दिखाई देते हैं और उन्हें हम देखकर भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हम उसे स्मरण करना चाहते हैं, तो वह हमारे ज्ञानात्मक संचयिका यानी कि सेंसरी स्टोरेज में पहुंचती है। इस सेंसरी स्टोरेज में पहुंचने से हमारे मस्तिष्क में प्रारंभिक छटनी होती है। जब इस सेंसरी मेमोरी में पहुंचती है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्टोरेज यानी कि प्रारंभिक छटनी शुरू हो जाती है, यानी जो दिन भर की स्थिति हमारे साथ घटना घटित होती है, यहाँ पर छटनी होती है। इस छटनी के बाद सूचना हमारे लघु स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचती है। और इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचने पर यह 30 सेकंड तक यहाँ पर सीमित रहती है। यदि यहाँ 30 सेकंड तक क्या रहती है, हमारे मेमोरी में संचित रहती है। अगर यहाँ इसका, यहाँ पे थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, यहाँ इसका अगर रिहर्सल किया जाता है, तो रिहर्सल करने के बाद यह क्या होता है, यह लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि लंबे समय तक यह हमारे पास रहेगा। और जब चाहे तब फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः याद कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिट्राइवल कर ले सकते हैं। वहीं लैक ऑफ रिहर्सल, अगर यहाँ पर रिवीजन अगर न किया जाए, यानी रिवीजन की अगर कमी होती है, तो उसको क्या होता है, हम फॉरगेटिंग यानी कि जल्दी क्या होता है, भूल जाते हैं इसे। तो ये तो था स्मृति को समझने के लिए क्या क्या चीजें होती है। अब इसके आगे हम देखेंगे स्मृति के अंग, यानी कि स्मृति के अंग क्या क्या है। अब देखते हैं स्मृति के अंग। पार्ट ऑफ मेमोरी, यानी कि पार्ट ऑफ मेमोरी क्या है, यानी कि मेमोरी के अंग कितने हैं। तो इस स्मृति में, मेमोरी में मुख्यतः 4 अंग है, यानी कि मुख्यतः 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें पहला है सीखना, दूसरा है धारण, तीसरा पॉइंट है प्रत्यास्मरण, और चौथा पॉइंट है अभिज्ञान।
रिकॉग्निशन, प्रत्यास्मरण को कहते हैं रिकॉल, और धारण को कहते हैं रिटेंशन। और सीखना को कहते हैं लर्निंग। ये होता है स्मृति की, ये 4 अंग है। कौन कौन से हैं? सीखना यानी लर्निंग, धारण रिटेंशन, प्रत्यास्मरण रिकॉल करना, और अभिज्ञान रिकॉग्निशन, यानी कि ये 4 स्मृति के अंग है। तो इसमें हम देखेंगे पहले को, यानी कि सीखना। सीखना क्या होता है? उद्दीपन का सामना होने पर, यानी कि जब उद्दीपन का सामना होता है तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होने लगता है, या नवीन व्यवहार का जन्म लेता है, या कोई नए व्यवहार हम करना सीख जाते हैं। तो यही क्या होता है, इसी को ही हम कहते हैं सीखना। यानी जो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उस व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और यह अनुभव से उत्पन्न होता है, यानी जो यह सीखना होता है, यह सीखना अनुभव के द्वारा ही क्या होता है? उत्पन्न होता है, और अभ्यास से प्रभावित भी होता है। यानी कि अनुभव के द्वारा यह सीखना उत्पन्न होता है, और अभ्यास से ही क्या होता है? यह प्रभावित होता है। यानी कि ज्यादा ही अगर इसका हम अभ्यास करेंगे तो यह ज्यादा दिनों तक हमारे पास संचित रहेगा। और सीखने की प्रक्रिया जितनी ही अच्छी होगी, स्मृति भी क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। यानी जो हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है, अगर सीखने की प्रक्रिया सही है तो स्मृति भी क्या होगी? उतना ही क्या होगी? अच्छी होगी। उसके बाद आता है धारण, रिटेंशन। यानी कि रिटेंशन क्या होता है? यानी कि सीखी गई बातों को मस्तिष्क में संचित रखना ही क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। यानी जो कुछ बातें हम सीख चुके हैं, उन सीखी हुई बातों को अगर हम अपने पास धारण कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? धारण कहते हैं। जिन बातों को हम सीख लेते हैं, वे कुछ समय हमारे चेतन व अर्धचेतन मन में रहने के पश्चात अचेतन मन में चली जाती है, जहां वह निष्क्रिय रहती है। और जब तक हमारी धारण शक्ति मजबूत होती है, तब तक वह हमारे ब्रेन में क्या होती है? हमारे ब्रेन में ही वह उपस्थित रहती है। इसके बाद आता है प्रत्यास्मरण। यानी कि प्रत्यास्मरण क्या होता है? यानी कि रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है? पुनः स्मरण का तात्पर्य है, यानी कि पुनः स्मरण का तात्पर्य है कि सीखी गई बातों को, यानी जो कुछ भी बातें हम सीख चुके हैं, उन सीखी हुई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना होता है। यानी जो कुछ भी बातें हम सीख चुके हैं, उसको अचेतन मन से चेतन मन में लाना है। और यह इस बात पर भी निर्भर रखता है कि क्रिया और उसका धारण कैसे हुआ है। जो भी क्रिया है या जो भी उसका धारण किया जा रहा है, वो कैसे हुआ है। यह सारी चीजें क्या करते हैं? मेमोरी ट्रेस कितना बना होता है, यानी जो हमारी मेमोरी है वो कितने अपने पास रख रहा है, कितना मतलब वो ट्रेस कर रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है अभिज्ञान, यानी कि रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है? तो रिकॉग्निशन से तात्पर्य यह है कि परिचय को चेतना सीखने, धारण, प्रत्यास्मरण के पश्चात ही अभिज्ञान स्मृति को पूर्णता देता है। और यह संकेत भी देता है कि
अमुक सीखी गई बात व्यक्ति, चित्त या सामग्री का पहले अनुभव किया जा चुका है। यानी कि पहले जो भी बातें हम सीख रहे हैं, पहले से उसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि सीख चुके हैं। तब हम किसी भी चीज को क्या कर लेते हैं, पुनः रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि पुनः उसे हम याद कर लेते हैं। यानी कि जब उसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ती है, फिर क्या कर लेते हैं, उसको तुरंत ही याद तो पहले से रहता है ये, लेकिन तुरंत ही उसका क्या कर लेते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। तो ये तो था स्मृति के अंग। इसके बाद अगला पॉइंट है अच्छी स्मृति के चिन्ह क्या क्या है। यानी कि जो स्मृति है, अच्छी स्मृति है, उस अच्छी स्मृति के चिन्ह क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अच्छी स्मृति के चिन्ह। मार्क्स ऑफ ए गुड मेमोरी। अब देखते हैं अच्छी स्मृति के चिन्ह क्या क्या है। तो अच्छी स्मृति के चिन्ह भी कई प्रकार के हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं अच्छी स्मृति के चिन्ह। पहला है सीखने की तीव्रता। दूसरा पॉइंट है उत्तम धारण। तीसरा पॉइंट है शीघ्र पुनः स्मरण। फोर पॉइंट है पुनः स्मरण की उपयोगिता। पांचवा पॉइंट है शीघ्र पहचान। और छठवां पॉइंट है अनावश्यक बातों को भूल जाना। अनावश्यक बातों को भूल जाना। और सातवां पॉइंट है सूझ और समझ द्वारा सीखना। सूझ और समझ द्वारा सीखना, यानी कि अच्छी स्मृति के ये सारे चिन्ह हैं। ये सारे चिन्ह अगर हमारे पास रहेगा तभी क्या करेंगे, अच्छी स्मृति हम कर पाएंगे। अगर ये सारे चीज हमारे पास नहीं रहेगी तो हम अच्छी स्मृति नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला को, यानी कि सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता कैसी होनी चाहिए हमारे पास। अच्छी स्मृति का पहला गुण है कि व्यक्ति किसी भी बात को जल्दी सीख जाए। यानी कि सीखने की तीव्रता उसे ही कहते हैं कि अच्छी स्मृति का पहला गुण यह है कि व्यक्ति किसी भी बात को जल्दी सीख जाए। उसे ही हम क्या कहते हैं, सीखने की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उत्तम धारण। सीखी गई बातों को, यानी जो कुछ भी हम बातें सीखे हैं, अगर उसको हम लंबे समय तक धारण किए रहना ही स्मृति का दूसरा प्रमुख गुण होता है। स्मृति का दूसरा प्रमुख गुण क्या है, जो कुछ भी हम बातें सीखे हैं उसको हम क्या करें, लंबे समय तक अपने पास रखे, यानी याद रखे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है शीघ्र पुनः स्मरण।
तो शीघ्र पुनः स्मरण में यही होता है कि अच्छी स्मृति की विशेषता, यानी जो अच्छी स्मृति है, इस अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है कि व्यक्ति सीखी गई बातों को आवश्यकता पड़ने पर जल्दी ही क्या करना, रिकॉल करना। यानी जो कुछ भी हम सीख चुके हैं, अगर जब कभी उसकी हमें जरूरत होती है तो जल्दी उसको क्या कर लेते हैं, पुनः प्राप्ति कर लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शीघ्र पुनः स्मरण कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है पुनः स्मरण की उपयोगिता। तो अच्छी स्मृति का यह भी एक गुण है कि अवसर आने पर, यानी कि अवसर आने पर उसे जल्दी पुनः स्मरण कर उचित उपयोग किया जाए। उसी को हम क्या कहते हैं, पुनः स्मरण की उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है शीघ्र पहचान। न सिर्फ जल्दी रिकॉल करना, बल्कि यह भी पहचान करना कि जिसे हम स्मरण करना चाहते हैं वे सही है, यह एक अच्छी स्मृति की पहचान होती है। यानी कि जो कुछ भी हम सीख चुके हैं तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी पहचान करना है। यानी कि जो सीखे हैं या जो कुछ हमसे पूछा जा रहा है, क्या मतलब वह सही है या गलत है, सबसे पहले क्या होता है, उसकी पहचान कर लेना। उसके बाद अगला पॉइंट है अनावश्यक बातों को भूल जाना। यानी कि अच्छी स्मृति का लक्षण यह भी है कि व्यर्थ की बातों को भूल जाना। यानी कुछ ऐसी भी व्यर्थ की बातें होती हैं, उसको हमें क्या है, भूलना जरूरी है। अगर भूलेंगे तभी क्या होगा, अच्छी स्मृति हमारे पास रहेगी। उसके बाद अगला आता है सूझ और समझ द्वारा सीखना। तो अच्छी स्मृति वाले बालक, यानी कि जो अच्छी स्मृति वाले बालक होते हैं, तो वह बालक किसी भी पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर सूझ और समझ के द्वारा ही सीखते हैं, ताकि वे लंबे समय तक धारण रखे। यानी जो कुछ भी वो सीखते हैं तो वह सूझ और समझ के द्वारा ही सीखते हैं। अगर सूझ और समझ के द्वारा अगर उसे हम सीखते हैं तो क्या होगा, वह हमारे पास लंबे समय तक रहेगा, संचित रहेगा। तो ये तो सारी चीजें थी, यानी कि स्मृति के चिन्ह क्या है। आज आप लोगों का बस इतना ही। इसका और 2-3 पॉइंट है तो उसको अब कल वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।